काफ़ी व्यूअर्स रेगुलरली ये पूछते रहते हैं कि सर ठीक है, स्टॉक्स वगैरह भी ठीक है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह भी सब ठीक है, बट लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए म्यूचुअल फंड ज़रूरी हैं। तो कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर दो। तो मैं अभी ना बेसिकली आपको 5 म्यूचुअल फंड रादर 4 म्यूचुअल फंड और 1 ईटीएफ सजेस्ट करूँगा, जो कि सिस्टमैटिक वे से कोई इन्वेस्ट करते रहे ना, तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में हेल्प मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फंड हाउस के ऊपर ही आज पूरा कर रहा हूँ, उसी तरह और भी सीरीज आएंगी इस तरह की, लेकिन अभी हम एक फंड हाउस के ऊपर फोकस करके कर रहे हैं। एंड उनके हर तरह के एक एक फंड्स को हम पिक कर रहे हैं, जिससे आपको क्या क्या बेनिफिट होगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और ये सारे फंड्स का ना आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहो तो हम जो अभी डिस्कस करेंगे ना, आप खुद भी वो चीज़ क्रॉस चेक कर सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इनके वेबसाइट के थ्रू करनी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के वेबसाइट के थ्रू भी डायरेक्टली आप करते हो, तो एटलीस्ट आपका जो ब्रोकरेज वगैरह के थ्रू करने से कॉस्टिंग बचता है, या फिर जो कमीशन वगैरह रहता है वो यहाँ पे कम लगता है अगर आप वेबसाइट के थ्रू करते हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पहला फंड एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ठीक है, अगर आप जॉब में हैं या सैलरीड क्लास हैं आप, ठीक है, तो आपको टैक्स सेविंग की जरूरत पड़ती होगी। अगर आपका 5 लाख से साल में ज़्यादा इनकम है तो टैक्स वगैरह आपको एप्लीकेबल होता है, राइट। तो गवर्नमेंट ने 80C के अंडर डिडक्शन दे के रखा है ईएलएसएस कैटेगरी का। एक्सिस लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड जो है, सॉरी, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो है, ये बेसिकली आपका एक ईएलएसएस कैटेगरी में आता है, जो कि 3 ईयर का लॉक इन के संग आता है। एंड इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो ईएलएसएस में 3 ईयर लॉक इन वाला भी आपका काम हो गया, प्लस आपको टैक्स बेनिफिट जो मिलना है वो भी मिल जाएगा। एंड इसका अगर आप रिटर्न देखोगे, सिंस इंसेप्शन सीएजीआर इसका 18% का है। मतलब हर साल ये 18% रिटर्न देता हुआ आ रहा है। इसमें कोविड का क्रैश भी है, और इसमें और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, ग्लोबल मार्केट के फैक्टर्स हैं। और आज के डेट में भी अगर स्टार्टिंग से आज तक का सीएजीआर देखेंगे तो 18% है। अगर आप लास्ट 5 ईयर्स का भी सीएजीआर देखोगे तो 19% के आसपास है। मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स है। खाली एक्सिस का ही नहीं, ओवरऑल मार्केट में भी ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स है, क्योंकि इसने ऑन एन एवरेज ईयरली 20% रिटर्न दिए हैं। अब इसको अगर आप लास्ट 3 ईयर्स का भी रिटर्न देखोगे तो लास्ट 3 ईयर में भी 18% बन रहा है, जिसमें आपका एक कोविड का क्रैश भी है, उसके बाद पूरे मार्केट का रिकवरी है। तो रिटर्न इसमें अच्छे खासे बन के आए हैं। ये एक हो गया। अब इसके पोर्टफोलियो में स्टॉक कौन कौन से है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 30% तो ये फाइनेंशियल सर्विस में लगा के रखते हैं, 17% कंज्यूमर में है, 13% आईटी में है। मेन स्टॉक्स कौन कौन से हैं? एवेन्यू सुपरमार्केट इनकी सबसे बड़ी होल्डिंग है 9%, बजाज फाइनेंस 9.3%, इन्फो एज 6.89%। अब इसमें से ये जो टॉप 3 स्टॉक्स है ना, इनका अभी रिसेंटली प्राइस करेक्शन हुआ है अच्छा खासा। फिर इसी कारण ये फंड अभी आपको चीपर वैल्यूएशन पे थोड़ा सा कंपैरेटिवली मिल रहा है। जब यहाँ से ये रिवर्स लेंगे ये सारे स्टॉक्स, तो वापस से आपको ये और अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। और इसमें सारे मेजर कंपनीज ही हैं, डीवीस लैब, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, सारे बड़ी कंपनीज हैं। तो ये हो गया फर्स्ट फंड। सेकेंड फंड जो है एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये बेसिकली क्या है, हाइब्रिड का क्यों वर्ड यूज किया गया है, इसमें इक्विटी एंड डेट दोनों का इन्वेस्टमेंट है। अब आप कहोगे सर इक्विटी और डेट दोनों से अपने को क्या फायदा, अपना तो इक्विटी में ज़्यादा रिटर्न आता है, तो हम रिटर्न कम क्यों लें। देखिए इक्विटी एक वॉलेटाइल एसेट क्लास है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। डेट का चार्ट 99% ऑफ द टाइम लीनियर होता है, मतलब वो ऐसे ग्रो करता है। और इक्विटी में क्या होता है, वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो हो सकता है कि मान लो आपको 3 महीने बाद विड्रॉ करना है पैसा, राइट। तो उसमें अगर पूरा इक्विटी है तो हो सकता है वो नीचे की तरफ भी रहे, बट अगर कुछ पोर्शन ऑफ डेट रहता है तो वो स्टेबल दिखाई देता है आपको। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा। जैसे यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील आज से 6 महीने पहले 1% था, आज वो रफली 2% पहुंचने वाला है। इंडिया का भी बॉन्ड 10 ईयर बॉन्ड डील 6% के आसपास था, वो 7% ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है। तो बॉन्ड में भी रिटर्न एप्रिसिएशन होते रहते हैं। एंड अभी हम वापस से उस साइकिल में जा रहे हैं जहां बॉन्ड में भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने वाले हैं। तो इस पोर्टफोलियो में ये लोग क्या करते हैं कि इसमें इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप देखोगे तो इसमें भी रिटर्न कोई बहुत खराब नहीं आया है। अगर आप देखोगे तो लास्ट 5 ईयर्स में अगर आप देखो, नहीं इतना फंड तो ये पुराना है ही नहीं, 3 साल का अगर देखो तो 17% के एवरेज में सीएजीआर इनका चल रहा है। तो रिटर्न ये भी खराब नहीं है। प्लस इसमें एक बैलेंस आपको मिल जाता है कि आपको इसमें थोड़ा सा डेट का पोर्शन भी है। अगर आप देखोगे इसको तो रफली 65 टू 80% ये डेट में इक्विटी में करते हैं, रेस्ट डेट में करते हैं। उससे क्या होता है, पोर्टफोलियो में जो अपने जो इनके पोर्टफोलियो हैं उनमें वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि डेट का पोर्शन, डेट हमेशा लीनियर वे में काम करता है।
अब इनके पोर्टफोलियो में मेजर स्टॉक्स कौन-कौन से हैं? तो इनके पोर्टफोलियो में देखिए इन्फोसिस, वेन्यू सुपरमार्ट, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस सारे मेजर कंपनीज़ ही हैं और बाकी कुछ पोर्शन इनका डेट रहता है। ये एक हो गया। अब आते हैं एक्सिस ग्लोबल इनोवेशन फंड पे। ये एक फंड ऑफ फंड है जो कि ग्लोबल फंड है। ठीक है? मतलब ये इंडिया की बाहर की कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, ये इंडिया की कंपनीज़ में नहीं इन्वेस्ट कर रहा है। अब ग्लोबल फंड में क्या-क्या है? तो जो हम जितनी मेजर कंपनीज़ की बात करते हैं ग्लोबली, ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, उसके क ओनर का नाम अल्फाबेट है, बेसिकली गूगल। फिर उसके बाद मोबाइल अगर आप हो सकता है आप एप्पल का यूज़ करते हो। आपका दूसरा कोई भी ब्रांड का अगर फ़ोन हो, तो वो एंड्रॉयड पे चलता होगा, वो भी गूगल का है। तो ग्लोबल चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा खुद भी यूज़ करते हैं, राइट? तो क्यों ना उन कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट किया जाए जिनको हम खुद यूज़ कर रहे हैं। तो ग्लोबल इनोवेशन फंड यही चीज़ है। ये नया फंड है कंपैरेटिवली और अगर लास्ट 3 साल का इसका अगर आप रिटर्न देखेंगे, तो देखिए 3 साल में भी इनका रिटर्न नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये नया फंड है। तो ऑलमोस्ट ये ना के बराबर मतलब इनका टाइम फ्रेम हुआ है, बहुत नया फंड इन्होंने लॉन्च किया है और इसमें अगर आप देखोगे ना, तो पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट क्या है इनका? तो ये जो दूसरे ग्लोबल एक फंड है, आईएसएफ ग्लोबल डिसरप्शन क्लास एक्स अकॉर्ड करके एक फंड है, उसमें ये 96% इन्वेस्ट करते हैं एंड ये फंड क्या करता है जितनी भी टॉप ग्लोबल आईटी कंपनीज़ हैं, बेसिकली मैफैंग मतलब आपका एप्पल, फेसबुक, टेस्ला ये सब जो मेजर कंपनीज़ हैं, ये इनमें इन्वेस्ट करता है। ठीक है? तो ये एक फंड हो गया ग्लोबल इनोवेशन फंड, ये आप देख सकते हो। उसके बाद एक मैं ईटीएफ की बात कर रहा हूँ, एक्सेस कंजम्पशन ईटीएफ। अब ये मैं ईटीएफ की बात क्यों कर रहा हूँ? देखिए, ऐसा है ये एकदम नया फंड है और इसमें भी अगर आप देखोगे तो अ, एकदम बहुत रिसेंटली लॉन्च हुआ हुआ फंड है। अब आप देखोगे अगर तो इसके जो मेजर स्टॉक्स हैं आईटीसी, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, टाइटन, मारुति सुजुकी, ये जितनी कंपनीज़ हैं, इनके सबके प्रोडक्ट्स हम खुद डे टू डे लाइफ में अपने इंडिया में यूज़ करते हैं, राइट? तो जैसे-जैसे इंडिया का कंज़म्पशन बढ़ते जाएगा, जैसे इंडिया का मिडल क्लास जैसे-जैसे ऊपर ग्रो करते जा रहा है, कंज़म्पशन धीरे-धीरे जैसे-जैसे बढ़ते जा रहा है, ये जितनी कंपनीज़ हैं ना, ये सब टाइम टू टाइम आपको अच्छा रिटर्न देते जाएँगी। जब जैसे-जैसे ये अच्छा रिटर्न देती जाएँगी, आपका पोर्टफोलियो का दाम भी बढ़ते जाएगा और आपका ये जो ईटीएफ है इसका दाम भी बढ़ता जाएगा। तो कंजम्पशन थीम पे अगर किसी को बेट करना है और देखिए एक चीज़ ये आप मानिए कि कुछ और ग्रो करे चाहे नहीं करे, इंडिया का मिडल क्लास का इनकम दिन पर दिन ग्रो करेगा और स्पेंडिंग भी इंक्रीज़ करेगी क्योंकि महँगाई उसी तरह बढ़ रही है। महँगाई बढ़ने से जो हम बोलते हैं कि महँगाई बढ़ रही है, तो क्या बढ़ रहा है? हर चीज़ों का दाम बढ़ रहा है। उनका डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन-सी कंपनीज़ होती हैं? यही सब कंपनीज़। मोबाइल रिचार्ज का दाम बढ़ गया तो एयरटेल को फ़ायदा है। आपके साबुन का दाम बढ़ गया तो एचयूएल को फ़ायदा है। सिगरेट का दाम बढ़ा तो आईटीसी का फ़ायदा है। प्लस बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी आईटीसी के हैं। एशियन पेंट्स हर 2-3 साल में लोग पेंट करवाएँगे ही। लोगों को थीम बेस्ड पेंट चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। सब एशियन पेंट्स के पास है। टाइटन हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, एस्पिरेशनल क्लास बढ़ते जा रहा है। कार्स लेंगे, आज के डेट में इंडिया में 2 कार बिकता है तो उसमें 1 मारुति का होता है। तो एस्पिरेशनल क्लास जैसे-जैसे ग्रो करेगा कार्स भी ज़्यादा बिकेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी है, नेस्ले, एवेन्यू सुपरमार्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स, तो ये सारे इनके मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं इस ईटीएफ के। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कंजम्पशन सेक्टर इंडिया का ग्रो करने वाला है, उसका बेनिफिट हमें लेना चाहिए। ये हो गया एक कंजम्पशन का ईटीएफ। इस ईटीएफ को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको देखना एक लास्ट फंड मैं बता रहा हूँ आपको एक्सेस चिल्ड्रन गिल्ड फंड, ठीक है? इसमें कंपल्सरी लॉक इन होता है 5 साल का। अब कोई कहेगा कि सर 5 साल का लॉक इन है तो आप ये फंड क्यों रिकमेंड कर रहे हो? देखिए, हर इंसान का अलग एम होता है लाइफ में, राइट? आपको अगर अपने बच्चों के लिए अगर फंड्स अगर करने हैं जमा, ये आप अपनी बेटी के लिए कर सकते हो, बेटे के लिए कर सकते हो, उसके एजुकेशन के लिए कर सकते हो। लॉक इन अगर रहता है ना, तो होता क्या है कि आप इस फंड को फिर टच नहीं करोगे। नहीं तो होता क्या है कि अगर फंड्स की हमें ज़रूरत है, तो हम सबसे पहले जो ईज़ी अवेलेबल होता है ना, उसको ही निकालते हैं। लॉक इन रहने से क्या है कि ये फंड को आप लॉन्ग टर्म रखोगे और लॉन्ग टर्म रखोगे तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी उसी तरह का बन के आता है। अगर आप देखोगे सिंस इंसेप्शन ये 13% रिटर्न दे रहा है, बट लास्ट 5 ईयर्स का अगर देखोगे तो 15% के रिटर्न के आस-पास है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे क्योंकि आप अगर ये बच्चों के लिए ले रहे हो तो नेक्स्ट 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए लोगे, तो कंपाउंडिंग करके ये अच्छा खासा ग्रोथ आपको करके देके जाएगा। ये हो गया। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये लोग क्या करते हैं एडुकेशन के लिए अगर आपको प्लानिंग करनी है, जो भी करना है उस तरीके से, तो इसमें 2 क्राइटेरिया है, या तो 5 इयर्स मिनिमम या फिर
योर चाइल्ड अटेंड्स द एज ऑफ मैच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर। तो मतलब अगर या तो 5 साल हो गया तो भी आप निकाल सकते हो, नहीं तो मान लो आपने 16 साल की एज में अटेंड स्टार्ट किया, तो अगर मेजोरिटी मतलब 18 हो गया तो 2 साल बाद भी आप निकाल सकते हो। लेकिन जनरली लॉन्ग टर्म के लिए ये फंड एक तरह से ठीक है। और अगर इसका इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो अगेन सारी इंडिया की टॉप कंपनीज इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, अवेन्यू सुपरमार्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड में भी ये इन्वेस्ट करते हैं, आईसीआईसी बैंक, टाटा कंसल्टेंसी, एचडीएफसी बैंक, तो सारे मेजर कंपनीज में ये इन्वेस्ट करते हैं। तो ये 5-6 फंड्स हुए। आपको अगर देखना है तो ये सब में से देख सकते हैं। और कोई भी फंड वगैरह में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो ना, तो एक बार थॉरो रिसर्च जरूर कर लिया करिएगा। जैसे मैंने अभी आपको समझाया ना कि आप कौन कौन सी कंपनीज में लगा रहे हो, क्या उसका रिटर्न्स है, वो सब सब देखोगे, फिर आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। तो मेरा काम था आपको बताना कि ये चीजें हैं मार्केट में, आपको कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर है। आप एक्सिस की वेबसाइट से भी डायरेक्ट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, और आपको अपना जो आपका ब्रोकर है आप उसके थ्रू भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे लेना है। इनके वेबसाइट से आप लोगे तो क्या होगा कि आपको ये पता रहेगा कि हाँ, कोई भी चीज के लिए रीच कहाँ करना है। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप एक्सिस म्यूचुअल फंड के बाद डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस में जाओगे, अपना कंप्लेन रेज करोगे, अपना ग्रीवेंस बताओगे, और फिर उसके बाद आप रेज कर सकते हो। तो इनकी वेबसाइट से भी आप डायरेक्ट देख सकते हो। तो डिपेंड करता है आपको कैसे लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।